Hello students, today in this video we will learn about the transport system in human beings. Yes, we will learn about what are the various body fluid that are running in our body and how does this circulation does take place. If I have to tell you the liquid which flow in our body, then there are two liquids which flow in our body, that is blood, which forms the major portion of our body, and second is lymph. तो हमारी बॉडी में टू लिक्विड्स फ्लो होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ, और ये जो है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एज वेल एज हार्मोन। ये जो बेटा लिक्विड होता है ये मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये स्पेशल फ्लूइड होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, बट इसमें हम पढ़ेंगे कि इनका क्या यूज़ है और ये हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। तो अगर मुझे स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेटा ब्लड के बारे में। ब्लड, एवरी ह्यूमन बींग possesses blood और every complex organism possesses blood। एनिमल्स में भी ब्लड होता है बड़े, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव सीन ब्लड, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू। यू हैव लर्नड इन योर जूनियर क्लासेस। कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्लाज्मा और अदर कंपोनेंट से बना होता है। अगर मुझे बताना है ब्लड के मेजर कंपोनेंट्स, ब्लड के मेजर कंपोनेंट्स, तो ब्लड में बेटा 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, देन फर्स्ट कंपोनेंट इज़ RBC, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या कॉर्पुस्कल्स भी बोलते हैं बेटा। सेल्स भी बोलते हैं या कॉर्पुस्कल्स भी बोलते हैं। दे आर ऑर्गेन। RBC को दूसरे नेम से भी जाना जाता है जिसका नाम होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स या RBC, वन एंड सेम। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की बेटा, तो सेकंड कंपोनेंट ब्लड में जो पाया जाता है वो है WBC, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स या सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स, ठीक है। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है बेटा। इन्हें क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। और WBC। फिर अगर मैं बात करती हूँ ब्लड की बेटा, तो इसमें जो थर्ड मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा, जो कि एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ कंपोनेंट इज प्लेटलेट्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन हम सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो प्लाज्मा और अदर एलिमेंट से बना हुआ है। ये हमारी बॉडी में वेन्स के थ्रू फ्लो करता है या ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करता है, जिनका स्पेशली नेम होता है आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि एक थिक कैपिलरी नेटवर्क्स होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड कैरी करने का काम करता है। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये हमारे अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूँ बेटा फंक्शन ऑफ ब्लड की, तो आपको पता ही है ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने का। सब्सटेंसेस, तो कौन से सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल। लंग्स से ये बेटा टिश्यूज तक ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। देन इट कैरीज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग वाटर for the required thing, and it also help in transfer of hormones। yes, हार्मोन्स को भी ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
सेल्स को जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होने हैं, हमने डाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ा है। विलाय जो एब्सॉर्प्शन का काम हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय, तो मैंने बताया था विलाय के ऊपर थिक डेंस कैपिलरी नेटवर्क होता है ब्लड का, जो कि एब्सॉर्प्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स को भी टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ब्लड। इट हेल्प्स टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, प्लस ये और क्या करता है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, प्लस ये हमारे पीएच लेवल को भी इक्विलिब्रियम में रखता है। पीएच लेवल को इक्विलिब्रियम में रखता है ताकि हम स्मूथली वर्क कर सके, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रखता है। फिर ये हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। आपको पता ही है WBC को सोल्जर्स भी बोला जाता है, जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं। फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। अब अगर हम पढ़ेंगे डिटेल में तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है। फिर हम RBCs और WBCs और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मुझे बात करनी है बेटा प्लाज्मा की, तो मेरे को ये बताना ज़रूरी है आपको कि ब्लड का जो 55% है वो प्लाज्मा से बना है और 45% ब्लड सेल से, यानी कि मैक्सिमम जो पोर्शन होल्ड करता है ब्लड वो किसका करता है, प्लाज्मा का। प्लाज्मा एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें ये ब्लड सेल्स जो है वो फ्लो करते हैं बेटा। अगर मैं बात कर रही हूँ, ये ब्लड सेल्स जो है ये फ्लोट करते हैं इन द लिक्विड मीडियम दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा। तो अगर मैं ये प्लाज्मा के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाना चाहूँ तो वो ऐसा होगा बेटा। प्लाज्मा जो है वो एक स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड है। विस्कस का मतलब एकदम पतला नहीं है, ये थोड़ा सी कंसिस्टेंसी जो होती है बेटा, मेरे को आपको एग्जांपल देना होगा तो थोड़ी सी विस्कस का मतलब होता है थोड़ी स्टिकी होती है। गम देखा है आपने, बहुत पतला गम जो होता है, उसमें आप वाटर मिला दीजिए तो गम जो लिक्विड हो जाता है तो उसको विस्कस टेक्सचर आ जाता है। 55% ये वाटर ब्लड का आपका होल्ड करता है। और ये जो अगर बात करूँ प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के अंदर अगर आपको देखना है तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा इसमें, कंटेंट वाटर का और प्रोटीन्स का। सबसे ज़्यादा इसमें क्या मिलेगा, वाटर और प्रोटीन्स। अभी आप बहुत सुन रहे होंगे प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी। कोविड-19 में ये हेल्प कर रहा है टू क्योर द पेशेंट्स ऑफ कोविड-19। तो ये कैसे हो रहा है बेटा, क्योंकि मैं बता रही हूँ इसमें स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ग्लोबुलिन। ये जो ग्लोबुलिन होता है बेटा, ये एक ऐसा स्पेशल प्रोटीन है जो कि डिज़ोल्व करता है फैट्स को, डिज़ोल्व करता है फैट्स को, फैट की लेयर को, डिज़ोल्व फैट्स। जो भी वायरसेस होते हैं बेटा, हाँ ये जो वायरसेस होते हैं, अगर मेरे को एग्जांपल देना है कोविड-19 का, तो आपने देखा होगा ये जो कोविड-19 वायरस है, ये अंदर, इसके अंदर क्या है, RNA, इसके अंदर क्या है, RNA, और बाहर एक क्राउन शेप जो लेयर बनी है वो फैट की बनी है बेटा। ये फैट की बनी है जो कि वो RNA को प्रोटेक्ट करे। अगर हम ये फैट को डिज़ोल्व कर देंगे तो ये RNA भी किल हो जाता है। इस तरह से जो पेशेंट है उसकी रिकवरी रेट हाई हो जाती है और वो वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड या रहने का पीरियड है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये जो ग्लोबुलिन होता है बेटा, ये इस फैट लेयर को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है। इसलिए ये बोला जाता है कि जो प्लाज्मा है या जो सीरम है ये हेल्प करता है, प्लाज्मा थेरेपी जो हेल्प करती है टू बिल्ड अप एंटीबॉडीज़। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, प्लाज्मा इज़ वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। इसमें जो मेजर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। एक है फाइब्रिनोजेन, आपको पता ही है ये फाइब्रिनोजेन जो है कोएगुलेशन में हेल्प करता है ब्लड के। ग्लोबुलिन्स होते मैंने अभी बताया, ग्लोबुलिन्स, एंड इसके अंदर होते हैं अल्बुमिन्स। क्या होते हैं, अल्बुमिन्स। ये भी स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं बेटा, ठीक है। ये हमें ताकत देने का काम करते हैं और डिजीज से फाइट करने का भी काम करते हैं। फाइब्रिनोजेन आपको पता है ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कोएगुलेशन ऑफ
ब्लड में हेल्प करते हैं। ग्लोबुलिन जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं हमारे। और अगर मुझे बात करना है अल्बुमिन्स की, तो ये हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे कंट्रोल करते हैं बेटा? देखो मैं एक बताऊँ, हमारे जितना भी बॉडी में सेल्स है उसका एक वाटर कंटेंट होना चाहिए, उसका ऑस्मोटिक बैलेंस होना चाहिए। अगर उसमें से ज़्यादा वाटर रिलीज़ हो गया तो आपको वीकनेस आ जाएगी, और अगर वाटर ज़्यादा उसमें हो फिल हो गया और रिलीज़ नहीं हो रहा टाइम टू टाइम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट और एनी हाउ, तो आपका जो है इन्फ्लेमेशन आएगा जिससे डेथ भी हो सकती है। तो ये वाटर लेवल को सेल्स के अंदर मेंटेन करना या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं अल्बुमिन्स। प्लाज्मा में और कुछ केमिकल्स भी या मिनरल्स भी पाए जाते हैं, बहुत स्मॉल कंटेंट में ये मिनरल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये जो हम जब फूड लेते हैं तो हम जब वेजिटेबल्स लेते हैं तो मिनरल्स भी होते हैं, तो ये कुछ मिनरल्स है जो इसमें पाए जाते हैं। अगर आपको मैं बताऊँ ये HCO3 का रोल बहुत सिंपल है, ये प्लाज्मा में होता है, ब्लड में। इसका काम क्या होता है, ये बहुत जल्दी CO2 के साथ में और वाटर के साथ में रिएक्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट, एंड इट इज़ ईजीली डिफ्यूजिबल इन ब्लड। दिस वे ब्लड कैरी CO2 टू द लंग्स एंड देन वो जल्दी से फिर ब्रेक डाउन भी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज, और इसके बाद में वहाँ पे आपका CO2 जो है वो बॉडी से थ्रो आउट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, जब आप सीनियर क्लास में आएंगे तो आप ज़्यादा पढ़ोगे। इसमें ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, लिपिड्स होता है, ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। कोएगुलेशन में हेल्प करता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा आपको जब क्लॉट फॉर्म में होता है, यानी कि जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं बेटा। सेंट्रीफ्यूज क्या होती है? एक मशीन होती है जिसमें बहुत सारे टेस्ट ट्यूब होल्स होते हैं बेटा। ये एक मशीन होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ये टेस्ट ट्यूब्स प्लेस करते हैं जिसके अंदर ब्लड होता है, और फिर इसको बहुत स्पीड से घुमाया जाता है। जब अगर आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड होता है बेटा, तो उसमें क्या हो जाता है, जितने भी उसमें सेल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और प्लाज्मा जो है वो सेपरेट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में, और प्लाज्मा आपका ऊपर आ जाता है और ब्लड सेल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो प्लाज्मा विथ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो जब उसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, जबकि वो जो प्लाज्मा जो क्लॉट करने में हेल्प करता है उसे बोला जाता है सीरम, और जो प्लाज्मा जो होता है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर में जो हेल्प नहीं करता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। ओके, सीरम क्या हुआ? जो ऐसा प्लाज्मा होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम प्लाज्मा सीरम बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टू आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दैट। तो मैंने आपको पहले ही बताया, एरिथ्रोसाइट जिसे हम RBC बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिसे हम WBC बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। लेट्स स्टडी वन बाय वन। अगर हम बात कर रहे हैं शेप की, तो ये जो RBCs होते हैं ये सबसे ज़्यादा सेल्स जो होते हैं एक मैन में या वीमेन में पाए जाते हैं, जो कि एक एडल्ट होता है। 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस ऑफ RBCs आर फाउंड इन MM3 ऑफ ब्लड। अगर मैं बात करूँ एक इंसान के ब्लड में अबाउट कितने RBC सेल्स होंगे, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन इन 1 माइक्रोन, ओके, इन 1 MM3 ब्लड। जब हम उसका एक स्मीयर बनाते हैं, जब हम ब्लड स्मीयर बनाते हैं, स्मीयर का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम ब्लड सेल आपके फिंगर को प्रिक करेंगे और उसको ड्रॉप को हम स्लाइड के ऊपर प्लेस करेंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप प्लेस करेंगे तो वो फैल जाएगा बेटा, दैट इज़ कॉल्ड एज स्मीयर। इसमें हमें थाउजेंड्स ऑफ ब्लड सेल्स दिखते हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं बॉडी के, स्मॉलेस्ट, बहुत छोटे होते हैं बेटा, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? इनका शेप बेटा बायकॉन्केव होता है, और ये जो होते हैं ये रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं एडल्ट के। अगर मैं बात कर रही हूँ शेप की, तो ये बायकॉन्केव डिस्क शेप होते हैं, और इनके अंदर एक चीज़ एब्सेंट होती है, दैट इज़ न्यूक्लियस।
अगर पूछा जाए रीज़न तो कि आपको पता ही है ब्लड सेल को न्यूक्लियस की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लड सेल्स का मेन वर्क जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है, यानी कि ऑक्सीजन कैरी करने का। और आपको पता ही है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि हाईली एफिशिएंट होता है फॉर ऑक्सीजन। तो इसलिए ब्लड क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाता है, इसलिए न्यूक्लियाई इसमें एब्सेंट होते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ इसमें और कौन से ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, तो ब्लड में आपको मैं बता दूँ रेड ब्लड सेल्स में अगर मुझे बताना है तो आपको 4 जो ऑर्गेनेल्स है वो नज़र नहीं आएंगे। पहला तो है आपका न्यूक्लियस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है, वो नहीं होता है, एब्सेंट होता है बेटा। फिर अगर मैं बात करूँ दूसरा कौन सा एब्सेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होता है। थर्ड, इसमें गोल्गी एपैरेटस एब्सेंट होता है। यस। एंड 4, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। और इसमें जो रेड कलर आता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के कारण आता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये एक टाइप का प्रोटीन है जो कि इसे रेड कलर देता है, क्योंकि ये आयरन से बना होता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करूँ तो मैं तो 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ये मैं बात कर रही हूँ फॉर द मेल। अगर हम बात कर रहे हैं मेल की तो 12 to 16 ग्राम्स ऑफ ब्लड जो है वो 100 ml में पाया जाएगा। और अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं बेटा, फीमेल में थोड़ा कम होता है। फीमेल का जो ब्लड होगा इट विल रेंज फ्रॉम 10 to 12 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर। ठीक है, ऐसा होता है इसका जो आपका प्लेसमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ लाइफ स्पैन की, तो एक आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, यानी कि जो उसका ज़िंदगी है जो शुरू से ख़त्म होने की, वो 120 डेज़ की होती है बेटा। वो कितने डेज़ की होती है? 120 डेज़ की। अगर मैं बताऊँ कि ये जनरेट कहाँ किए जाते हैं, तो अगर जनरेटिंग पॉइंट देखा जाए तो जो न्यूबॉर्न बेबी है या जो फीटस है जो कि मदर के वुम में है, वहाँ पे अगर हम आरबीसी जनरेट करने की बात करें तो वो जनरेट होता है स्प्लीन, जो कि लीवर में होती है, स्प्लीन एंड लीवर। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आरबीसी जनरेट होते हैं। बट अगर मैं बात कर रही हूँ एडल्ट की, तो एडल्ट में आरबीसी जो प्रोड्यूस होते हैं वो बोन मैरो में होते हैं बेटा। वो कहाँ होते हैं? बोन मैरो में। ठीक है, ये हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली। एडल्ट में बोन मैरो में ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। और अगर हम बात करें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अगर हम बात करें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या जहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं या ख़त्म होते हैं, तो वो है आपका स्प्लीन। स्प्लीन में ये ब्रेक डाउन होते हैं और ये जो ग्लोबुलिन है या हीमोग्लोबिन है वो ब्लड सेल से अलग हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर वो बिलीरुबिन से मिक्स हो जाता है। अब हम बात करेंगे अबाउट ल्यूकोसाइट्स। अब हम बात करेंगे अबाउट डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। इनका मेन फंक्शन होता है ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म बनाते हैं या डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं बेटा। ये बड़े होते हैं थोड़े आरबीसी से, बिगर इन साइज़ होते हैं। आरबीसी स्मॉलर होते हैं, ये बिगर होते हैं। प्लस इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यस, दे आर न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये लेस अमाउंट में पाए जाते हैं ब्लड में। अगर हम बात करें आरबीसीज की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इट वाज अबाउट 5 million to 5.5 million ऑफ आरबीसी mm-3। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ी कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। इट इज़ अबाउट 6000 to 8000 मिलीमाइक्रोन, ठीक है ना, ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो भी शॉर्ट रहता है बेटा। इनका कोई लाइफ स्पैन फिक्स नहीं रहता। जैसे आरबीसी इसका 120 डेज़ का है, इसका कोई फिक्स नहीं रहता, बट दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। यस, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ल्यूकोसाइट्स हमारे पास 2 कैटेगरीज में आते हैं, आप देख सकते हो। आरबीसी हमारे पास 2 कैटेगरी में आते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स।
we have two main categories of WBC, that is granulocytes and agranulocytes. Neutrophils is eosinophils and basionophils are different types of granulocytes. इन्हें granulocytes इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो प्लाज्मा होते हैं इसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं. इनके सेल का जो सेल साइटोप्लाज्म होता है इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें ग्रैनुलोसाइट्स बोला जाता है. तो ग्रैनुलोसाइट्स के एग्जांपल क्या है आपके? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स. और अगर मैं बात करी अग्रैनुलोसाइट्स की तो वो हो जाएंगे आपके मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. अगर मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रोफिल्स, तो ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं. ये WBC का मैक्सिमम पार्ट फॉर्म करते हैं. 60 to 65% WBC में आपको कौन से मिल जाएंगे? न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स जो है ये आपको कितने मिलेंगे? 60 to 65% ऑफ WBCs में सबसे ज़्यादा यही होते हैं. ठीक है. बेसोफिल्स जो होते हैं ये सबसे कम होते हैं. बेसोफिल्स होते हैं ये सबसे कम होते हैं, यानी कि 0.5 to 1%. 0.5 to 1% ये मैक्सिमम होते हैं और ये मिनिमम होते हैं बेटा. अगर कंटेंट परसेंट वाइज देखा जाए ऑफ WBC तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दे आर इन मैक्सिमम. ठीक है, मोर. एंड अगर हम बात करें बेसोफिल की तो दे आर द लीस्ट, यानी कि लेस. ठीक है. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक अमंग देम. देखो फेगोसाइटिक का मतलब ये होता है कि जब वो कोई फॉरेन बॉडी को देखता है. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट की, तो ये फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं. ठीक है. इनका काम क्या होता है? इन्हें अगर कोई फॉरेन बॉडी दिखती है तो उसको यह जाके दुश्मन को पहचान लेते हैं और उसे एंगल्फ कर लेते हैं. ठीक है. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट का एक काम होता है दे आर फेगोसाइटिक विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी. बेसोफिल के पास क्या होता है? इट सिक्रीट हिस्टामाइन, सेरोटीन एंड हिपेरिन विच आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. अगर आपको पता है आपको चोट लग जाती है कभी तो ब्लड लॉस होता है थोड़ा सा सूजन आ जाती है बेटा. मैंने आपको लास्ट टाइम में पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था व्हाई डू वी फॉल इल, तो उसमें मैंने बताया था व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी. ये जो मास्ट सेल होते हैं ये रिलीज़ करते हैं इन्फेरॉन, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आता है और जो है हमारे में सूजन आती है, तो फिर धीरे धीरे हमारा हील हो जाता है क्योंकि एक लेयर बना देते हैं टिश्यूज़ के ऊपर ताकि और टिश्यूज़ जो है वो टेयर ना हो सके. तो ये किस वजह से होता है? हिस्टामाइन, सेरोटीन, हिपेरिन नाम का जो प्रोटीन सिक्रीट होता है वो बेसोफिल से होता है, उससे. ठीक है. ईसोनोफिल्स का क्या है? दे रेजिस्ट द इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएट विथ एलर्जिक रिएक्शन. अगर हमारी बॉडी में कोई एलर्जी हो रही है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? ये ईसोनोफिल्स. लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं बेटा. लिम्फोसाइट जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स. ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को देखते हैं या हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. बेसिकली ये हमारी बॉडी में से माइक्रो ऑर्गन्स को ख़त्म करते हैं या एबनॉर्मल सेल्स को या डेड सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. अब हम नेक्स्ट जो सिस्टम है या नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, उस पर आ जाएंगे. प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. ये स्पेशल सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स. ये कहाँ से बनते हैं बेटा? एक स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो में एडल्ट के. स्पेशल सेल्स का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स. एक स्पेशल सेल होता है जहाँ पे ये प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं. इन्हें हम यंग RBCs भी बोलते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं? यंग RBCs. ये जो है ब्लड नॉर्मली कंटेन्स कितना होता है इसके अंदर? 1,500,000 से लेकर 3,500,000 तक प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. ये वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो है कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं बेटा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में? तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हमें कभी चोट लग जाती है तो एक्सेसिव लॉस ना हो ब्लड का,
तो आपको दिखेगा कि थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है या एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड बन जाता है कॉल्ड फाइब्रिन्स। तो ये फाइब्रिनोजेन कहाँ से आता है? तो प्लाज्मा में एक एंजाइम होता है बेटा, प्लाज्मा में एक एंजाइम होता है जिसे हम थ्रोम्बिन बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में एक एंजाइम होता है जिसे हम थ्रोम्बिन बोलते हैं, जो कि प्लेटलेट से रिलीज होता है। ये जो एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसके साथ में एक्ट करता है। और इसमें कौन सी एंजाइम पार्टिसिपेट करती है? थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बिन जो है प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करता है, ठीक है। और इसमें एक एंजाइम पार्टिसिपेट करती है बेटा जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस ये एंजाइम है जो ये एक्शन को करने में हेल्प करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक ट्रॉमा स्टिमुलेट होता है प्लेटलेट से, और वो एक कोएगुलेशन के फैक्टर को रिलीज़ करता है। और कैल्शियम आयंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन कोएगुलेटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन K12 जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब जो नेक्स्ट हमारा बेटा टॉपिक है दैट इज़ लिम्फ के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। ये एक और लिक्विड है जो हमारी बॉडी में फ़्लो करता है। ये जो है कैपिलरीज और टिश्यू से ही फ़्लो करता है। ये वाटर के साथ में वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को लेके जाने का काम करता है। मोस्टली ये भी हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म को ही देखता है। स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है, और ये दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज़ कॉल्ड इंटेस्टिनल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसका काम क्या होता है बेटा, ये हमारी बॉडी में जितना भी ये लिम्फेटिक सिस्टम है ये मोस्टली जो है फैट्स को डाइजेस्ट करने में या डाइजेस्टेड फैट्स को कैरी करने में हेल्प करता है। और ये जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड्स है हमारी बॉडी में, जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड है, लिम्फ जो है वो एक्सेसिव फ्लूइड को कैरी करता है। यानी कि जितना भी हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है या एक्सेस फ्लूइड है उसको कैरी करता है और उसको ड्रेन आउट हेल्प करता है, ड्रेन आउट करने में। इसके अंदर स्पेशल लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। फैट्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम ये लिम्फ करता है बेटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म, the circulatory system in detail, about it takes place in how does it takes place in organisms. Then we will learn about basic difference between open circulatory system and closed circulatory system. What is the meaning of single circulation and double circulation? Which organisms are involved in single circulation and double circulation? What is the structure of heart? How does it functions and how it helps in taking the oxygen rich blood to the various organs and again taking back the deoxygenated blood or blood rich with carbon dioxide and taking it to the lungs for the purification. All these things we will learn in this video. So let's start about the basic thing. If we have to learn about circulatory system of human being, that is heart, you have to first know what is the difference between ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा ये जो होता है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका बेसिकली डिफरेंस ये होता है बेटा, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर मैं बात कर रही हूँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जहाँ बेटा कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, यानी कि कोई ऐसे पर्टिकुलर वेसल्स या पाइप्स नहीं होते या कोई ऐसा मीडियम नहीं होता है जिससे कि ब्लड रीच हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स का जो ब्लड पोर होता है वो लार्ज कैविटीज़ में पोर होता है। जो ब्लड पोर होगा या जो ब्लड का जो रास्ता होगा वो ओपन होगा, यानी कि कोई ऐसी पाइपलाइन नहीं होगी। ब्लड पोर्स इनटू ओपन कैविटीज़ कॉल्ड एज साइनसेस। साइनसेस जो होती है ये एक बॉडी कैविटी होती है ऑर्गेनिजम्स में, जहाँ ये ब्लड पोर होता है
और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाता है। अगर मुझे इसका एग्जाम्पल आपको देना होगा तो ओपन सर्कुलेटरी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड्स, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। इनमें बेटा कोई स्पेसिफिक हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता या कोई प्रॉपर ऐसा मीडियम नहीं होता है जिसमें कि डिफ्रेंशिएट किया जाए और ब्लड को प्रॉपर एक फ्लो में दौड़ाया जाए। हाँ, तो ये जो एनिमल्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स, यानी कि इसमें हम एग्जांपल कॉकरोच का ले सकते हैं, इसमें बेटा ब्लड पूरा मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। वेयरएज अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये फाइंड होता है एनिलीड्स में। एनिलीडा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि एस्करीज, अर्थवर्म, एनिलीडा में पाया जाता है, एज वेल एज कॉर्डेट्स। जितने भी एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं बेटा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड जो है वो एक मीडियम या पाइपलाइन के थ्रू फ्लो होता है ताकि वो मिक्स ना हो सके। प्रॉपर एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बेटा, एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है जहाँ से ब्लड फ्लो करता है। तो ये होता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट लेवल में, तो और अगर हम बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में तो वो अगेन डिफ्रेंशिएट है बेटा दो हिस्सों में, जिसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन अगर हम बात करें तो आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। सिंगल सर्कुलेशन वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर मीडियम नहीं होता है जहाँ पे ये ब्लड को सेपरेट किया जाए, इसलिए इनका जो ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें ये सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो अगर मुझे सिंगल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करना होगा तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फिशेस बेटा। फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन जो है वो पाया जाता है। अगर मुझे बताना है फिशेस का, तो फिशेस में बेटा अगर आप देखेंगे तो उसमें हार्ट को अगर देखेंगे तो उसमें एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं, दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिशेस की तो उनमें सिंगल एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल होता है। हार्ट इनकम्प्लीट होता है, इसको इनकम्प्लीट हार्ट बोला जाता है, जिसमें ये सिंगल होता है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाता है और इसलिए फिशेस की जो लाइफ होती है कम होती है और इन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन को लेना होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्पीड में वर्क करना होता है इन्हें। अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की, तो इनमें भी सिंगल सर्कुलेशन होता है बेटा। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की, इनमें भी सिंगल सर्कुलेशन होता है क्योंकि इनमें 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है और 1 वेंट्रिकल। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी आता है, फॉर एग्जांपल ये आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 चेम्बर हार्ट। 2 चेम्बर हार्ट का बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था क्योंकि उसमें एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल, तो उसका एग्जांपल आ जाएगा फिशेस, है ना। 3 चेम्बर हार्ट, हार्ट में अगर 3 चेम्बर्स है, 3 पार्ट्स है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है बेटा, सारे रेप्टाइल्स में क्या 3 चेम्बर हार्ट होता है? नो नो, नॉट एट ऑल। मेरे को अगर आपको एक डिफरेंस देना होगा या एक एक्सेप्शन देना होगा तो क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है बेटा जिसके पास 4 चेम्बर हार्ट होता है। जिसके पास कितने चेम्बर का हार्ट होता है? 4 चेम्बर का हार्ट होता है।
जो कि ह्यूमन बींग के पास होता है वैसे ही सेम मैमल्स के पास जैसा हार्ट होता है ऐसे ही क्रोकोडाइल के पास भी 4 चेम्बर हार्ट होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। 4 चेम्बर हार्ट का एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है फॉर 1 मार्क, 4 चेम्बर हार्ट का एग्जाम्पल पूछा जाता है बेटा, तो इसमें क्या आ जाएंगे, क्रोकोडाइल्स जो कि रेप्टाइल है लेकिन उसमें 3 चैम्बर की जगह क्या होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट। बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स है बेटा उनमें भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। एंड मैमल्स, ठीक है ना, मैमल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 4 चैम्बर हार्ट का एक जो यूज़ है उसका ये बेटर यूज़ यही है कि वो सेपरेट रखता है ऑक्सीजनेटेड हार्ट ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड से। यानी कि ये प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जिसमें कि डबल सर्कुलेशन होता है। ब्लड 2 बार मूव कर रहा है बेटा, प्योर ब्लड मूव कर रहा है और इम्प्योर ब्लड मूव कर रहा है 2 अलग साइड से। और ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जब ब्लड जो है वो डबल वे में मूव करता है इसलिए उसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसका 2 वे में सर्कुलेशन हो रहा है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, दैट इज मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक, एंड सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन हो रहा है, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग एंड बैक। तो ये जो दोनों सिस्टम होते हैं ये पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ बेटा, तो आपको ये डबल सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे होता है मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक। मूवमेंट of blood from heart to the lungs and back, whereas systematic circulation, जो systemic circulation होता है बेटा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है उसमें जो मूवमेंट होता है ब्लड का वो होता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये ब्लड का मूवमेंट हो रहा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स एंड बैक, लंग्स और बैक्स में नहीं जाता है, एक्सेप्ट लंग्स एंड बैक। अब ये आपको डेफिनेशन में तो समझा नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आपको क्या कर सकती हूँ, एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर मुझे एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, तो आपको बेटा ये समझना पड़ेगा, ये आपकी लंग्स है जहाँ पे ब्लड में क्या मिक्स होता है, ऑक्सीजन। ये आपको पता ही है, आपने प्रोसीजर देखा था अल्वियोलाई का फंक्शन जब आपने देखा था, ठीक है। लंग्स के जस्ट नीचे है आपका हार्ट जो कि 4 चेम्बर्ड है ना, हार्ट। और अगर हम बात करें हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ में फ्लो होता है। तो अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड से लंग्स में हार्ट जो आता है वो ऑक्सीजन रिच आता है, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। लेफ्ट साइड से आएगा वो हार्ट में, फिर हार्ट से वो जाएगा टिश्यूज़ में, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ में। ये सारा ब्लड जो है बेटा ऑक्सीजन रिच ब्लड है। इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे क्या बोलेंगे हम, पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन। और फिर टिश्यू से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा, ब्लड रिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ये आएगा पहले हार्ट में,
फिर हार्ट से जाएगा ये लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक। तो जब ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से आता है हार्ट में लेफ्ट साइड से, then it reaches to the body tissues, that is called as systemic circulation। and फिर जो टिश्यूज से इम्प्योर ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जब वो टिश्यूज से आता है हार्ट में और हार्ट से जाता है लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन, उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे क्या बोलेंगे हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। ये जो सेपरेशन ऑफ ब्लड है, जो कि ये दो हिस्सों में बटा है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट और राइट साइड में, सेपरेशन ऑफ ब्लड जो है ये अलाउ करता है हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इससे क्या है, सफिशिएंट जितना भी रिक्वायर्ड है टिश्यूज़ को उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड इजीली हो जाता है। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एनिमल्स हैविंग हाई एनर्जी नीड। जितने भी बड़े बर्ड्स एंड मैमल्स हैं इनकी एनर्जी नीड ज़्यादा होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहलाए जाते हैं। इसलिए इनमें क्या होता है, जो ब्लड सिस्टम है वो सेपरेटेड होता है, जहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक मूवमेंट है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अदर मूवमेंट है। तो ये जो डबल मूवमेंट हो रहा है, डबल सर्कुलेशन होता है, ये बहुत अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ये हाईली एफिशिएंट होता है टू सप्लाई मैक्सिमम ऑक्सीजन टू द टिश्यूज सो एज टू दैट मैक्सिमम एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये ब्लड सर्कुलेशन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं बेटा। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो पहला तो है आपका आर्टरीज। पहला क्या है आपका? आर्टरीज। सेकेंड इज वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा कि मैक्सिमम टाइम बोर्ड में क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स ही आता है। 1 बाय 1 हम जाएंगे। फर्स्ट हम पहले आर्टरीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर मुझे आर्टरीज के बताने होगी बात, तो ये बेटा थिक वॉल्ड होती है। क्या होती है? थिक वॉल्ड। क्यों? क्योंकि ये वो वाली वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रही हैं। इनमें क्या आ रहा है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो इसलिए बहुत हाई प्रेशर की नीड होती है, तो इसलिए इनकी वॉल्स जो होती है वो थिक होती है। अगर थिन वॉल होगी तो प्रेशर की वजह से वेसल्स फट जाएंगी और ब्लड जो है वो फैल जाएगा और उसमें क्या होगा, ऑर्गन फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ये थिक वॉल्ड होती है, मस्कुलर होती है और इलास्टिसिटी बहुत हाई। ये जो वॉल्स होती हैं थिक वॉल्ड होती हैं प्लस मस्कुलर होती हैं। एंड इसकी अगर इलास्टिसिटी की बात करें, इलास्टिसिटी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इलास्टिसिटी क्यों? क्योंकि देखो हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है ना, और जब हम बात कर रहे हैं ब्लड हार्ट से टिश्यूज़ में पंप हो रहा है ऊपर से नीचे, तो बहुत स्पीड में पोर हो रहा है। जैसे कि आप देखो, जब आप वाटरफॉल आपने देखोगे, जो वाटरफॉल की स्पीड होती है, जितने हाई प्रेशर से फॉल होता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो बहुत स्पीड में आएगा। तो इसलिए ये जो है वेसल्स ये काफ़ी इलास्टिक होती है, ताकि जो शेप है, क्योंकि ये लिक्विड पोर हो रहा है बेटा, तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबली मूव कर सके अंडर द स्किन। इनमें वॉल्स नहीं होती है, ये याद आपको रखना है। आर्टरीज में एक और खासियत है, ये जो वेसल्स होती है वॉल्स आर एब्सेंट इन दिस वेसल्स। वॉल्स आर एब्सेंट, टोटली एब्सेंट। वॉल्स का काम क्या होता है? टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्स का फंक्शन, ये भी बेटा एक मार्क के लिए बहुत बार आता है। फंक्शन ऑफ वॉल्स इज टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। टू स्टॉप बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो अगर हम बात करेंगे आर्टरीज की, तो आर्टरीज में वॉल्स एब्सेंट होती है। ओके, इसका काम होता है बस ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड टिश्यूज तक पहुंचाना। फंक्शन क्या है इसका? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। भैया एक और एक्सेप्शन आ गया। अगर मैं बात कर रही हूँ
पल्मोनरी आर्टरी की एंड पल्मोनरी वेन की। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हमारी ऐसी आर्टरी है, ये स्पेशल आर्टरी होती है बेटा। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये कौन सा ब्लड लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस। बाकी सारी जो आर्टरीज है वो कौन सा ब्लड लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटेड, बट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, ठीक है, जिसे हम इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम वेन्स पे। अब हम आ जाते हैं वेन्स पे। ये जो होते हैं वेन्स बेटा, ये थिन वॉल्ड होते हैं। आर्टरीज थिक वॉल्ड होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, क्योंकि इतने प्रेशर नहीं है इनके पर, ऑक्सीजन रिच नहीं है, CO2 रिच ब्लड लेके जा रहे हैं। ये ब्लड को लो प्रेशर में लेके जाते हैं। आर्टरी जो है वो हाई प्रेशर में लेके जाती है ब्लड को, ये लो प्रेशर में ब्लड को लेके जाते हैं फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट फॉर प्यूरिफिकेशन, है ना, टिश्यू टू हार्ट एंड लंग्स। अगर हम बात करेंगे इनमें वॉल्स होती है, यस, वेन्स हैव वॉल्स, वेन्स हैव वॉल्स टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। प्लस ये जो वेन्स होती है दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि ब्लड रिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। एंड ब्रिंग इट बैक टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। पल्मोनरी वेन क्या करेगी? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। ये आपको बहुत या अच्छे से याद रखना बेटा। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, यानी कि प्योर ब्लड को कैरी करेगी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी पोजीशन की, आर्टरीज एंड वेन्स की, तो आर्टरीज जो होते हैं वो बेटा बीनीथ द डीप कोर ऑफ स्किन पाए जाते हैं, बीनीथ द स्किन, बीनीथ द डीप कोर ऑफ स्किन में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं वेन्स की, तो ये जस्ट बीनीथ द स्किन पाए जाते हैं, यानी कि हमको इजीली दिखाई दे सकते हैं। जो ब्लू ब्लू कलर के दिखते हैं दैट इज़ योर वेन्स बीनीथ द स्किन। और ये जो आर्टरीज होते हैं ये बहुत अंदर गहराई में, स्किन की गहराई में पाए जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कैपिलरीज की, हम बात कर रहे हैं कैपिलरीज की, तो ये जो ब्लड वेसल्स है, जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो भले आर्टरीज हो वेन्स हो, जो कि थोड़ी सी बिग है, ये अगेन डिफ्रेंशिएट होती है इनटू वेरी थिन फाइन हेयर लाइक ब्रांचेस, ठीक है, बहुत फाइन हेयर लाइक ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को क्या बोला जाता है? कैपिलरीज। इन ब्रांचेस को क्या बोला जाता है? कैपिलरीज। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स नोन एज कैपिलरीज, जो कि सिंगल सेल थिकनेस की होती हैं, जिसका थिकनेस क्या होता है बेटा? सिंगल सेल। कैपिलरीज जो है वो बहुत बहुत थिन होती है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल पास हो सकता है, सिंगल सेल थिकनेस होती है इनकी। ये आर्टरीज और वेन्स जब डिवाइड होती है इनटू वेसल्स, जो स्मॉलर वेसल्स या ब्रांचेस ऑफ वेसल्स, उसे कैपिलरीज बोला जाता है। दे ऑल्सो हैव वॉल्स टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें कैपिलरीज की, तो इनमें भी वॉल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक। फिर ये क्या करती है? ये हेल्प करती हैं, कैपिलरीज का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। देखो हमने एब्सॉर्प्शन प्रोसेस देखा था, तो मैंने आपको बताया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी विलाय पे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो कि एब्सॉर्प्शन प्रोसेस करती है न्यूट्रिएंट्स का, है ना। तो ये सेल्स को जितने भी आपकी बॉडी में सेल्स या टिश्यूज होते हैं उसके ऊपर ये कैपिलरीज रन करती हैं और ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड गैसेस में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये बहुत थिन वॉल्ड होती है। आई होप यू हैव नो द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो लेट्स मूव टू द हार्ट। यस, हार्ट। इट इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप बेटा।
अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो रफली इसका शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर। और हर व्यक्ति के हार्ट का साइज अलग होता है। अगर मेरे को मेरे हार्ट का साइज देखना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लेंच माय फिस्ट। ये इसका जो साइज होता है, इट इज़ जस्ट लाइक द क्लेंच्ड फिस्ट ऑफ योर हैंड, ठीक है, ऑफ योर हैंड। इसमें आपको क्या करना है बेटा, अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ना है और हाथ की मुट्ठी बनानी है। तो ये जो मुट्ठी का साइज होगा, जिसमें अंगूठा आपका मुट्ठी के अंदर बंद होगा, उस साइज का आपका हार्ट होता है। उस साइज का आपका हार्ट होता है। और ये लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है इन थोरैसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स। लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है इन थोरैसिक कैविटी। बिटवीन टू लंग्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, बिटवीन टू लंग्स मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो, आपकी जो राइट लंग होती है वो 3 लोब्स की होती है, एंड लेफ्ट लंग जो होती है आपकी 2 लोब्स की होती है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट को स्पेस चाहिए होता है अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए, इसलिए लेफ्ट लंग आपकी छोटी होती है, वो 2 लोब्स की होती है, और राइट लंग जो होती है वो 3 लंग्स की होती है। तो मैंने आपको बताया था थोरैसिक कैविटी में बिटवीन 2 लंग्स आपको क्या मिलेगा, हार्ट का पोजीशन। अगर हम बात करते हैं हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट के लिए स्पेशल नेम है, ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट भी बोला जाता है बेटा। इसे क्या बोला जाता है, मायोजेनिक हार्ट। तो इसका बेसिकली एक रीज़न है कि इसे मायोजेनिक हार्ट क्यों बोला जाता है। तो इसे मायोजेनिक हार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑटो रेगुलेटेड होता है बेटा, ऑटो रेगुलेटेड होता है। ये आपका सीनियर क्लासेस में है ज़्यादा डिटेल में, बट ये जस्ट आई एम शेयरिंग फॉर योर नॉलेज। डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं, स्कूल में तो इतना है नहीं, बट आई लाइक टू शेयर द नॉलेज, सो मैं आपको बता रही हूँ। मायोजेनिक का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो हार्ट है वो इंट्रेसिनिक है, यानी कि बहुत अंदर ऑर्गन है, स्ट्रक्चर इंटरनल ऑर्गन है, प्लस ये ऑटो रेगुलेटेड, यानी कि ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। इसकी मसल्स जो है वो अपने आप फंक्शन करती है, ऑटो रेगुलेटेड है, यानी कि ये आपके नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं होती है। इसका जो काम है वो अपने आप ही रेगुलेट होता है। अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट एक मसल है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है या मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें हार्ट की, तो ये एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, है ना। और ये स्पेशल मसल से बना होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की खासियत ये होती है बेटा, इट शोज द रिदमिक मूवमेंट, इट शोज द रिदमिक मूवमेंट। इस रिदमिक मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। रिदमिक मूवमेंट किसका हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स एंड का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड पंप होता है फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन्स। सॉरी, blood gets pumped from heart to other organs, from heart to other organs। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ये ऑटो रेगुलेटेड होता है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, इसलिए इसे मायोजेनिक हार्ट भी बोला जाता है। देखो, अगर मेरे को आपको स्ट्रक्चर दिखाना है तो यू कैन सी द पिक्चर। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, तो हमारा हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइड है, और 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। अगर मैं इस पिक्चर को देखती हूँ तो मेरा राइट साइड जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एट्रियम, जो कि थोड़ा स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है, वेंट्रिकल जो है वो हमारा जो है वो बिगर स्ट्रक्चर होता है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये उसका नेक्स्ट साइड होता है। अगर हम बात कर रहे हैं इसी पोजीशन में बेटा, यहाँ पे सपोज ये अगर हम बात करें हार्ट की पोजीशन, तो यहाँ पे आपकी लंग्स है जो कि 2 लोब है, एंड यहाँ पे आपकी लंग्स है जो कि 3 लोब्स है।
ठीक है, उनके बीच में ये जो है हार्ट आपका सिचुएटेड है। अगर हम बात करते हैं लेफ़्ट पोजीशन की बेटा, तो लेफ़्ट पोजीशन में हार्ट जो है वो प्योर ब्लड लेके कैरी करता है। लेफ़्ट पोजीशन जो होती है फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है। मैं आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सपोज दिस इज़ योर हार्ट, हाँ, ये जो लेफ़्ट पोजीशन होती है बेटा, यहाँ पे आता है प्योर ब्लड जो कि बॉडी में फिर आगे प्योर ब्लड ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। एंड राइट पोजीशन जो होती है बेटा, राइट पोजीशन, इट कैरीज इम्प्योर ब्लड, इट कैरीज इम्प्योर ब्लड, दैट इज़ ब्लड रिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है ये कैरी करती है लंग्स की तरफ। तो हार्ट कैसे फंक्शन करता है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये जो हार्ट होता है बेटा, ये ऊपर एक पतली सी कवरिंग से कवर होता है या एक मसल से कवर होता है जिसे पेरिकार्डियम बोला जाता है। हार्ट जो कवर्ड होता है वो एक मसल, स्पेशल मसल से कवर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो कि डबल वॉल्ड होती है, और इसके अंदर एक फ्लूइड रन करता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं बेटा, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। तो जो मसल पाई जाती है हार्ट के ऊपर उसे क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम। एंड जो उसके अंदर फ्लूइड रन करता है, ये डबल वॉल्ड होती है, इसके अंदर जो फ्लूइड रन करता है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं लेफ़्ट और राइट पोजीशन की हार्ट की, तो वो एक मसल के सेप्टम से डिफरेंट होते हैं, या उनमें एक थिक वॉल्ड डिफ्रेंसिएशन होता है ताकि दोनों पार्ट जो है वो अलग रहे, जिसे हम सेप्टम बोलते हैं बेटा, जिसे हम सेप्टम बोलते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं राइट ऑरिकल और लेफ़्ट ऑरिकल की, तो इनके बीच में होता है, लेफ़्ट एंड राइट ऑरिकल के बीच में होता है एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम जो कि डिफ्रेंशिएट करता है दोनों ऑरिकल्स को या एट्रियास को। और ऐसे ही एक सेप्टम होता है जो कि मस्कुलर वॉल होती है जो कि वेंट्रिकल्स को अलग करती है, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करती है, जिसे हम वेंट्रियल सेप्टम बोलते हैं बेटा। हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ ब्लड जो है वो सेपरेटली फ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल पाता है हमारी बॉडी को, और इससे क्या होता है, दोनों ब्लड मिक्स नहीं होते हैं, और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्मूथली वर्क करता है, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं हार्ट में ब्लड जो है वो 2 बार सप्लाई हो रहा है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन भी बोल रहे हैं। हार्ट में ब्लड जो है वो 2 बार सप्लाई हो रहा है। तो कैसे सप्लाई होता है बेटा, देखो, सपोज दिस आर योर लंग्स, दिस इज योर हार्ट एंड दिस इज योर टिश्यूज, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से फिर वो जाता है टिश्यूज़ में, ठीक है। इस जो ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड है, जहाँ पे जो ब्लड है, मूवमेंट ऑफ ब्लड है, वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जा रहा है एक्सेप्ट लंग्स एंड बैक। इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टमिक रेगुलेशन। इसे क्या बोलेंगे हम, सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक रेगुलेशन ऑफ ब्लड, यस, सिस्टमिक रेगुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। लेकिन और ये साइमल्टेनियसली होता है बेटा, लंग्स, हार्ट एंड टिश्यूज। ये काम तो हो रहा है, देखो हार्ट में एक बार ब्लड आया, और मैंने आपको पहले ही बताया था ब्लड 2 बार आता है हार्ट में। ये लंग्स से हार्ट में आया ऑक्सीजन रिच, और फिर ये गया टिश्यूज़ में। अब क्या होता है, टिश्यूज़ ने ऑक्सीजन ले लिया, वहाँ पे एटीपी सिंथेसिस हो गया, और फिर वहाँ पे वेस्ट मटेरियल के रूप में CO2 रिलीज हुआ, जो कि ब्लड में फिर से मिक्स होके टिश्यू से कैरी करते हैं, जिसे हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं, जो कि CO2 से रिच होता है। ये फिर से हार्ट में आता है बेटा, फिर से कहाँ आता है, हार्ट में। तो 1 टाइम तो ऑक्सीजन आ रहा है और दूसरे टाइम में क्या आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर ये लंग्स, हार्ट से जाता है लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है। जो मूवमेंट ऑफ प्योर ब्लड है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट टू द टिश्यूज, that is called as systemic regulation, whereas the movement of blood
rich with carbon dioxide from tissue to heart to lungs is called as pulmonary circulation. Is called as pulmonary circulation. Systemic circulation and pulmonary circulation. इससे क्या होता है, एक वेरिएशन क्रिएट होता है और प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड होता है और ज़्यादा सप्लाई में ऑक्सीजन मिल जा पाता है ताकि टिश्यूज़ या जो सेल्स है वो एक्टिवली वर्क कर सके. इसलिए हमारे जो ब्लड होता है या जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोला जाता है. अब हम बात करेंगे ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स की. अगर हम बात करेंगे तो जो ये ऑरिकल्स होते हैं, दो होते हैं बेटा, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, जो कि इंट्राऑरिकुलर सेप्टम से सेपरेट होते हैं और इनके अंदर एक ऐसे नोड. ये पूरा फंक्शन हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन डिटेल इन नेक्स्ट पार्ट. पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में ही जान ले अच्छे से कि कैसे ये स्ट्रक्चर है इसका. तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बारे में आप समझ गए होंगे. यहाँ पे आपको पिक्चर में क्लियर दिख रहा होगा बेटा. देयर इज अ आर्टोआ, देयर इज पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी वेन मैंने बताया ही था आपका. आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख रहा है, तो यानी कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है. पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं बेटा वो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है. इसके अलावा आपको यहाँ पे वॉल्व्स दिख रहे होंगे बेटा. आउटिक वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकुप्सिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व. ठीक है ना. ये वॉल्व जो होती है बेटा, ये वॉल्व का फंक्शन होता है टू स्टॉप द ब्लैक. वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत बार 1 मार्क के लिए आता है. टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ वाटर, ब्लड, सॉरी, टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. Then you can see that vena cava is there, two vena cava is there, that is inferior vena cava जो कि टिश्यू से ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीनेटेड रिच ब्लड, और सुपीरियर वेना कावा जो कि ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को एट्रियम में लेके आती है बेटा. ठीक है. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे हाउ डज दैट हार्ट मूव्स. अगर हम बात करेंगे हार्ट बीट की तो बेटा एक रिदमिक मूवमेंट होता है जहाँ पे ये 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और ब्लड का फ्लो जो है वो ऑरिकल टू वेंट्रिकल होता है और फिर वेंट्रिकल टू डिफरेंट ऑर्गन होता है. दैट इज़ कॉल्ड वन हार्ट बीट, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. आई होप इतना आपको समझा होगा. Okay, now let's start drawing the diagram so as that you can understand how the blood flows into the heart and how it is able to reach the blood to the different tissues. How does it carries deoxygenated blood and it carries it to lungs for purification. So let's study how does heart works. So first I will draw a little tilted triangle. ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया बेटा. एक मैं इस साइड भी बनाऊंगी बच्चे. ओके. ये हो गए मेरे वेंट्रिकल्स, ये हो गए मेरे वेंट्रिकल. दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. वेंट्रिकल्स आर बिगर देन ऑरिकल्स सिंस वेंट्रिकल्स वो प्लेस होती है बेटा जहाँ ब्लड आता है और फिर यहाँ से वो रिक्वायर्ड ऑर्गन या टिश्यू में सेंड किया जाता है. ऑरिकल इज जस्ट द ऑर्गन विच पुशेस द ब्लड फ्रॉम वन सेक्शन टू अदर सेक्शन. इसलिए ऑरिकल में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, इसलिए वो ऑरिकल का साइज जो होता है वो छोटा होता है. अब हम जो ड्रॉ करेंगे बेटा, यहाँ पे बेटा एक सेमी लूनर वॉल्व होती है जो कि ऊपर के डायरेक्शन में जाती है. यस, ठीक है. और यहाँ से एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल जाती है, बहुत बड़ी ब्लड वेसल जाती है जिसे एओर्टा बोला जाता है बेटा. एओर्टा.
ये एओर्टा ही है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है बेटा, सबसे बिगेस्ट आर्टरी होती है जो हार्ट से कनेक्टेड होती है। ये एओर्टा आगे जाके आर्टरीज से कनेक्ट होती है जो प्योर ब्लड कैरी करती है टिश्यूज़ को। आर्टरीज जो है आगे जाके और जो है बाइफर्केट होती है इनटू कैपिलरीज। तो एओर्टा हम बोलते हैं कि मेन आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, और इसके जो वॉल्स होते हैं ये ऊपर के साइड में होते हैं बेटा, ट्राइकुप्सिड होते हैं। ये सेमी लूनर वॉल्स भी बोला जाता है इन्हें क्या बोला जाता है? सेमी लूनर वॉल या एट्रियल वॉल्स, इनको बोला जाता है एट्रियल वॉल या सेमी लूनर वॉल। दूसरा नेम क्या है बेटा इनका? सेमी लूनर वॉल। इनका जो मेन फंक्शन होता है टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे एक वॉल जो है वो ऐसा आ रहा है नीचे की तरफ, यस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इससे बोला जाता है बायकुप्सिड वॉल, बायकुप्सिड वॉल, क्योंकि ये दो हिस्सों में बटा होता है और ये नीचे की तरफ से जो है वेंट्रिकल ऑरिकल से, लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, बैक फ्लो में ऑरिकल में ना जाए, उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आ गई बात समझ में? अब अगर मुझे डायरेक्शन इसको बढ़ाना है तो मुझे ये बताना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं बेटा, ये एक थिक मसल लेयर से बाहर से कवर्ड होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसके साइड का जो मसल लेयर होगा वो ब्रॉड होगा बेटा, वो ब्रॉड होगा, एंड इट विल गेट थिनर एट द राइट वेंट्रिकल, इट विल गेट थिनर एट द राइट वेंट्रिकल। फिर ये थोड़ा सा यहाँ कम हो जाता है एंड देन इट इज कैरिड एंड डिवाइडेड इनटू 4 वेन्स, 4 वेन्स है उसमें ये डिवाइड हो जाता है। 2 वेन्स पीछे के साइड में होती है बेटा, वो दिखाई नहीं देती है, तो ये 4 वेन्स में डिवाइड हो जाता है एंड दिस बिकम्स योर लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या हो जाता है आपका? लेफ्ट ऑरिकल। और ये जो वेन्स आ रही बेटा, इन्हें क्या बोला जाता है? पल्मनरी वेन्स, पल्मनरी वेन्स। वेन्स का काम होता है हार्ट के तरफ ब्लड लेके आना, टू ब्रिंग ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, टू ब्रिंग ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, ये फंक्शन होता है वेन का। और आर्टरीज का फंक्शन होता है टू कैरी अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट, टू कैरी अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट। इन्हें पल्मनरी वेन्स बोला जाता है, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है बेटा, जो लंग्स से क्या लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो मैंने अभी मसल बनाई बेटा, ये जो आउटर कवरिंग है, ये आप देख रहे होगे, इट इज थिकर हियर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल साइड एंड थिनर एट द राइट वेंट्रिकल साइड। तो रीजन यही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल पोर्शन को पंपिंग स्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंपिंग स्टेशन। क्योंकि मैक्सिमम फोर्स लगता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड को आपको एओर्टा में भेजना है, एओर्टा से पूरे बॉडी में भेजना है, और बॉडी में आपको पता है इट विल बी सेंड टू हेड टू टो, यानी इट विल बी सेंड टू upward direction as well as downward direction. So this will require a lot of pressure and that's why जो यहाँ की मसल्स होती है वो थोड़ी थिक होती है ताकि वो ये प्रेशर को झेल सके। राइट वेंट्रिकल को सिर्फ ब्लड लेना होता है एंड वो लंग्स को ही सेंड करना है। लंग्स क्योंकि हार्ट के बिल्कुल पास होती है तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगता नहीं है, इसलिए राइट वेंट्रिकल का जो मसल लेयर होता है वो बहुत थिन होता है। ये जो मसल लेयर है बेटा, इसे बोला जाता है पेरिकार्डियम, इसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। पेरी मतलब पेरिफेरल, ये देखो कवर कर रहा है इसको, इसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। कार्डियक मसल्स होती है बेटा ये, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है हार्ट के। अब हम आ जाएंगे टू द राइट साइड। राइट वेंट्रिकल में भी बेटा जैसे यहाँ पे वॉल्व होता है जो कि सेमीलूनर वॉल्व होता है अपर साइड, यहाँ पे भी ऐसा एक वॉल्व होता है जो कि 2 ब्रांचेज में बाइफर्केट हो जाता है, जो कि लंग्स में ओपन होती है।
2 ब्रांचेस में बाइफर्केट हो जाता है, जो कि लंग्स में ओपन होती है। इसे बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ज़्यादा प्रेशर लगता नहीं है, इसलिए राइट वेंट्रिकल का जो मसल लेयर होता है वो बहुत थिन होता है। ये जो मसल लेयर है बेटा, इसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। इसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। पेरी मतलब पेरिफेरल, ये देखो कवर कर रहा है इसको। इसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। कार्डियक मसल्स होती हैं बेटा ये, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है हार्ट के। अब हम आ जाएंगे टू द राइट साइड। राइट वेंट्रिकल में भी बेटा जैसे यहाँ पे वॉल्व होता है जो कि सेमिलुनर वॉल्व होता है अपर साइड, यहाँ पे भी ऐसा एक वॉल्व होता है जो कि 2 ब्रांचेस में बाइफर्केट हो जाता है, जो कि लंग्स में ओपन होती है। 2 ब्रांचेस में बाइफर्केट हो जाता है, जो कि लंग्स में ओपन होती है। इसे बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो कि ओपन होती है लंग्स में, जो ओपन होती है लंग्स में बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बाइकुप्सिड वॉल्व होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ ट्राइकुप्सिड वॉल्व होता है बेटा। अगर मैं बताऊँ, एक पीछे की साइड में होता है, ठीक है। It's if I have to show one and one is at back side like this, ट्राइकुप्सिड वॉल्व होता है बेटा। ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो हियर इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। दो बड़ी वॉल वेसल्स में ये ओपन होता है। ठीक है, 2 बड़ी वेसल्स में ओपन होता है। ये पूरा बेटा कवर्ड होगा। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज योर लेफ्ट राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल। ये जो ऊपर की बेटा वेसल होती है, इसे बोला जाता है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। और एक नीचे होती है जिसे बोला जाता है इंफीरियर वेना कावा। फंक्शन इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा का ऐसा होता है कि टिश्यूज से बेटा, टिश्यूज, सपोज मेरे टिश्यूज है या सेल्स है, जहाँ से ब्लड आएगा वो कैरी फॉरवर्ड यहाँ होगा। जब हम फ्लो ऑफ ब्लड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ लंग्स है आपके, ठीक है, और नीचे टिश्यूज है और हार्ट में। अब फ्लो ऑफ हार्ट कैसे होता है बेटा, वो देखो। प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से कैरी होके आएगा इन द पल्मोनरी वेन्स, इन द पल्मोनरी वेन्स। फिर वो आएगा लेफ्ट ऑरिकल में बेटा। लेफ्ट ऑरिकल में प्रेशर बनेगा और ये ब्लड जो है वो पुश हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये जो वॉल्व है बेटा वो क्लोज हो जाएगी, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो सके। पहले ये ओपन होगी और फिर इट विल गेट क्लोज्ड। ये ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बाद यहाँ प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से ये ब्लड जाएगा एओर्टा में। ये क्योंकि सेमिलुनर वॉल है, बहुत थिक वॉल्स होती हैं, तो ये क्लोज हो जाएगी ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। एओर्टा से बेटा इट विल बी पास टू द आर्टरीज, देन थ्रू आर्टरीज इट विल बी पास टू द टिश्यूज, ऑल द बॉडी, पूरे बॉडी के सेल्स को ये ब्लड प्रोवाइड होगा। अब क्या होगा, ये सारा जो ब्लड है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब क्या होगा,
सेल्स अपना फंक्शन करेंगे, एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करेंगे, एंड देन वो जो ब्लड है लौटते हुए जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जब एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट हो गए तो वेस्ट प्रोडक्ट में क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो ब्लड से, जो टिश्यूज से आ रहा है, इट विल बी कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड मोर एंड ऑक्सीजन लेस, यानी कि ये अब जो ब्लड आएगा वो आएगा इम्प्योर ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत लेस होता है और CO2 का परसेंटेज जो होता है वो मोर होता है बेटा। CO2 का परसेंटेज जो होता है वो मोर होता है। अब ये क्या होगा, ये ब्लड कैरी होगा, इट विल गो इनटू inferior vena cava as well as from upper side of body it will come from superior vena cava. It will enter into the right auricle, then tricuspid valve open hogi, it will be pushed into right ventricle, from where it will go to the pulmonary artery and it will be passed from pulmonary artery to the lungs for the purification. It will be passed to the pulmonary artery to the लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन। इस वे में ये जो हार्ट है बेटा वो एक फ्लो ऑफ ब्लड प्रोड्यूस करता है, लेकिन मेन फंक्शन होता है हार्ट का पंपिंग का या कार्डियक साइकिल का, जिसे हम सिस्टोल एंड डायस्टोल मूवमेंट बोलते हैं। उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे अभी। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया है एंड यू कैन ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। Hello students, today we will learn about how exactly heart works. How does it pumps the blood into various tissues and organs? For that first we will revive the internal structure of heart. Can you see the figure here properly? You might see new terms here which I will explain how it works. So first we will go for the aorta. aorta का मतलब मैंने बताया था ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है बेटा, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है टू द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ आ बॉडी। तो ये जो होती है aorta ये अटैच होती है आर्टरीज से, जो आर्टरीज फिर आगे जाके ब्रांच होती है कैपिलरी से, जो टिश्यूज को और सेल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर यहाँ आपको नेक्स्ट नंबर पे दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। यस और नो? पल्मोनरी आर्टरी का मैंने फंक्शन आपको बताया था बेटा। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट साइड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि ब्लड रिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज वेरी लेस होता है, उसको कैरी करती है और ये अटैच होती है लंग्स से, जहाँ पे ये उसको प्यूरिफाई करने के लिए लेके जाती है। यस और नो? पल्मोनरी वेन बेटा वो ये भी लंग्स से अटैच होती है, दीज आर ऑल्सो अटैच विथ लंग्स एंड इट ब्रिंग्स oxygenated blood into the left atria। लेफ्ट साइड में आपका प्योर ब्लड आता है, मैंने बताया था। फिर लेफ्ट साइड से वो ये मैंने बताया था, देखो बाइकुप्सिड वॉल्व होती है जिसे मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर उसके बाद में ये पुश हो जाएगा ट्राइकुप्सिड या सेमिलुनर वॉल्व से इनटू द एओर्टा, जहाँ से ये टिश्यूज के पास जाएगा बेटा ब्लड। फिर मैं बताता टिश्यू से जो इम्प्योर ब्लड है यानी कि गंदा ब्लड है वो आता है दो बड़ी ट्यूब से, जिन्हें हम वेना कावा भी बोलते हैं बेटा, जिन्हें हम वेना कावा भी बोलते हैं। ये वेना कावा जो है इम्प्योर ब्लड लेके आती है और उसको पोर करती है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से जाता है वो राइट वेंट्रिकल में और उसके बाद में वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और ये इम्प्योर ब्लड ऐसे जाता है लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए। वेना कावा दो टाइप के होते हैं, मैंने बोला था, एक सुपीरियर क्योंकि वो ऊपर होता है और एक होता है इन्फीरियर जो कि नीचे होता है। फिर हमने कुछ वॉल्व के बारे में सुना था, तो मैंने आपको बताया था ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं या बाइकुप्सिड वॉल्व बोलते हैं बेटा, या बाइकुप्सिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक, फिर मैंने बताया था एओर्टा में एक वॉल्व जो है वो ऊपर की साइड खुलता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पुश होके जाएगा। तो ये जो वॉल्व होते हैं इन्हें सेमिलुनर वॉल्व बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है?
सेमीलूनर वॉल्व, है ना। फिर मैंने आपको वॉल्व का नाम यहाँ पे भी बताया था, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में होता है, जो कि ट्राइक्यूप्सिड होता है बेटा, 1, 2 और एक पीछे के साइड होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्व होता है वो क्या होता है, ट्राइक्यूप्सिड, है ना। और ऐसे ही एक सेमीलूनर वॉल्व जो होता है वो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ओपन होता है ताकि ब्लड राइट ऑरिकल से पुश हो सके पल्मोनरी आर्टरी में फॉर द प्यूरिफिकेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव। यू कैन सी न्यू टर्म हियर, साइनोएट्रियल नोड, बंडल ऑफ हिस, कॉर्डेट टेंडेनी। दिख रहा है बेटा आपको ये वर्ड? हाँ, इनके बारे में और मैं बताना चाहूँगी। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको पहले ये समझना है कि एपेक्स और जो पोजीशन है वो हार्ट की कैसी होती है। तो अगर मैं बात करूँ, पोजीशन मेसोडर्मिक होती है हार्ट की, यानी कि जब अगर हम बॉडी को कट करते हैं और हार्ट को ओपन करते हैं, तो अगर हम मेन बात देखा जाए तो वेंट्रिकल जो है वो हमारा डाउनवर्ड यानी कि डिसेंडिंग पोर्शन होता है, ऑरिकल जो है हमारा यानी कि ये पोर्शन जो होता है ये अपवर्ड होता है। तो जब हम खोलेंगे तो क्या हमें हार्ट ऐसा दिखेगा? नो। जब हम हार्ट कट करते हैं तो बेटा ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा आपके बैकबोन के साइड में दबा हुआ होता है, और आपका ये जो वेंट्रिकल्स है ये पहले दिखता है। यानी कि आपके अगर सपोज ये बॉडी है, ठीक है, तो आपका जब हार्ट ओपन होगा तो आपका वेंट्रिकल पहले दिखेगा, और ये जो ऊपर का पार्ट है बेटा वो अंदर की तरफ पीछे की तरफ धंसा होगा, जिसे फिर होल करने के बाद में वो पूरा हार्ट को बाहर निकाला जाता है फॉर द ओपन हार्ट सर्जरी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो पूरा हार्ट होता है इसके ऊपर एक मसल, स्पेशल मसल की लेयर होती है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसे हम कार्डियक मसल भी बोलते हैं बेटा। यस और नो? जिसे हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ये कार्डियक मसल्स की पूरी लेयर होती है जो कि हेल्प करती है पंपिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है। और अगर मैंने बताया आपको कि ये जो लेफ्ट साइड है और ये जो राइट साइड है ये सेपरेट होता है बेटा, ताकि ब्लड मिक्स ना हो सके और दोनों पोर्शन अलग रहते हैं बाय अ सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल में भी होता है बेटा, इसे इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम बोला जाता है। एक सेप्टम होता है, मसल का लेयर होता है जो दोनों लेयर्स को या दोनों पार्ट्स को अलग करता है। फिर मैंने आपको बताया था ये जो वॉल्व होती है बेटा ये बिल्कुल तनी हुई होती है, बिल्कुल तनी हुई होती है, बाइकुप्सिड हो, ट्राइकुप्सिड हो या सेमीलूनर वॉल्व्स हो, इनका शेप ना बिगड़े तो ये एक स्पेशल मसल से अंदर की तरफ, अंदर कार्डियक मसल के अंदर बहुत ज़्यादा अटैच होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेट टेंडनी, ठीक है। ये कॉर्डेट टेंडनी जो है एक टेंडॉन्स होते हैं जो मसल्स को अटैच करने का काम करते हैं, ताकि वॉल जो है वो बिल्कुल टाइट रहे, वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे या वो फ्लेक्सिबल ना है, या उनमें एक सही खिंचाव बना रहे। जैसे कि अगर हमारी बात करें सेमीलूनर वॉल की तो उसके ऊपर डायरेक्शन रहनी चाहिए, तो उसको एक टाइट खिंचाव देने के लिए, इम्पल्स प्रोवाइड कराने के लिए ये कॉर्डेट टेंडनी प्रेजेंट होती है, जो कि मसल्स के अंदर धसी हुई होती है बेटा। अब हम बात करेंगे कि कार्डियक साइकिल क्या होती है। कार्डियक साइकिल, जिसे आप हार्ट बीट भी बोलते हैं, आपको पता ही है आपका जो हार्ट है इट बीट्स फॉर 72 टाइम्स, कितने टाइम? 72 टाइम्स इन 1 मिनट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अंडर नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट में आपका हार्ट जो है वो 72 टाइम धड़कता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ रिग्रेस एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे यू आर डूइंग रनिंग वर्क और सम फिजिकल एक्टिविटी, तो उस टाइम में आपका जो हार्ट रेट है या हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। तो ये हार्ट रेट या हार्ट बीट हम कैसे काउंट करते हैं बेटा? थ्रू कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल अगर आपको जानना है कि एक हार्ट बीट या एक बार में ब्लड आता और जाता कैसे है, उसके लिए सबसे पहले आपको 2 टर्म्स बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे। वो है आपका सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोलिक मूवमेंट एंड डायस्टोलिक मूवमेंट। तो अगर मैं बात कर रही हूँ सिस्टोल की बेटा, तो सिस्टोल वो मूवमेंट होती है
जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड आता है। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड इट ब्रिंग्स ब्लड, ठीक है, और इट पम्प्स ब्लड। और अगर बात कर रही हूँ मैं डायस्टोल की बेटा, तो ये रिलैक्सेशन का पोज होता है, रिलैक्सेशन मोड होता है ये हार्ट का, जब ब्लड आता नहीं है, रिलैक्स पोजीशन में होता है ऑफ हार्ट। कैसे होता है वो हम बताएंगे, क्योंकि क्या है, ये जो होता है बेटा बहुत माइक्रो सेकेंड्स में ये घटना होती है। 0.4 सेकेंड में ये कुछ ब्लड ऑरिकल में आएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा, तो ये बहुत फास्ट होता है। तो 1 सेकेंड के लिए या पॉइंट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ऑरिकल और वेंट्रिकल खाली हो जाते हैं, जब ब्लड पोर आउट हो जाता है टिश्यू के लिए, यानी एओर्टा में चला जाता है। उस टाइम में जब तक लंग्स से ब्लड आएगा उस टाइम में ऑरिकल और वेंट्रिकल खाली होते हैं, उसे हम डायस्टोल बोलते हैं बेटा। तो अगर आपने कभी आपके घर में आपके दादी बाबा का हार्ट से रिलेटेड या कभी कोई तकलीफ हुई होगी तो डॉक्टर ईसीजी कराते हैं, आपने ये मूवीज़ में भी देखा होगा बेटा, ठीक है। तो ये ईसीजी के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, पर पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कार्डियक साइकिल एक्चुअली वर्क कैसे करती है। उसके लिए आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा दैट राइट ऑरिकल में आपके जो होता है एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे नोडल टिश्यूज बोला जाता है बेटा, ठीक है, इन्हें नोडल टिश्यू भी बोला जाता है। ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका काम होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्यों चाहिए बेटा, ये जो कार्डियक मसल्स होती है इनके मूवमेंट को जनरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत होती है, जो कि प्रोवाइड कराया जाता है बाय एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम पेस मेकर भी बोलते हैं, ये जो है सबसे ज़्यादा सिस्टोल और डायस्टोल मोमेंट को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें तो 70 to 75% जो मूवमेंट है कार्डियक मसल की वो कंट्रोल की जाती है साइनो एट्रियल नोड से। ये जो होता है प्रेजेंट होता है टॉप में राइट ऑरिकल के कॉर्नर में, और जहाँ पे ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल का जो एंड होता है वहाँ पे एक और नोड प्रेजेंट होता है जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, एवी नोड, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। This is called as SA node. This is again connected with AV node. AV node जो है बेटा आगे जाके ये जो नोडल टिश्यूज़ है ये ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, जो कि 2 हिस्सों में लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। कैन यू सी बंडल ऑफ हिस? ये जो बंडल ऑफ हिस है बेटा ये और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं ऑल ओवर द हार्ट, लेफ्ट एंड साइड, राइट साइड, ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है ऑल ओवर। ये मसल्स के ऊपर के साइड में होता है बेटा। ये हम स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर मसल की कवरिंग होती है, उसमें ये पाए जाते हैं। इसे बोला जाता है बेटा पर्किंजी फाइबर्स। इसे क्या बोला जाता है? पर्किंजी फाइबर। अब ये इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? इनका फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स आएगा तो ऐसे नोड से
SA नोड से इट विल गेट ट्रांसफर टू AV नोड, AV नोड से वो ट्रांसफ़र होगा बंडल ऑफ इसमें, और उसके बाद में वो ट्रांसफ़र होगा टू द पकिंजी फाइबर, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑरिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड जो है वो पुश होगा ऑरिकल से वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल, फिर जब ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा तो ये यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और पुश करेंगे ब्लड को ऑरिकल के एओर्टा की तरफ या पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, और अकॉर्डिंगली ये मूवमेंट होता है। अब इसमें मूवमेंट कैसे होता है या एक कार्डियक साइकिल कैसे टेक प्लेस करती है वो आप डिटेल में समझिए बेटा। क्या होता है, लंग से, ओके, लंग से ब्लड जो है वो एंटर करेगा इन द पल्मोनरी वेन, एंड ये बेटा साइमल्टेनियस एक्शन होती है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। मैं पहले लेफ्ट का एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर राइट का एक्सप्लेन करूँगी, बट जब मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी तो आई विल टेल यू दैट हाउ डज इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे नोड का फंक्शनिंग वो बाद में समझेंगे। पहले हम बताते हैं ब्लड का डायरेक्शन। ब्लड का 1 आउंस आया ऑरिकल में, ठीक, तो यहाँ पे जो है एक प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। अब इस टाइम में जो वॉल्व है, जो बाइकुप्सिड वॉल्व है जो कि क्लोज्ड है, वो ओपन हो जाएगी बेटा, वो ओपन हो जाएगी ताकि वो ब्लड को पुश कर सके नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो है अब वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब वॉल्व क्या है, क्लोज हो जाएंगी बाइकुप्सिड, ताकि ब्लड बैकफ्लो ना कर सके। अब ब्लड जो है और वेंट्रिकल में आ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, क्योंकि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है और नेक्स्ट आउंस ऑफ ब्लड को आने को टाइम है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जब ब्लड आया था तब ऑरिकल जो था वो सिस्टोल पोजीशन में था, ठीक है ना, और उस टाइम में वेंट्रिकल में ब्लड नहीं था, इसलिए वो डायस्टोल पोजीशन में था, यानी कि रिलैक्स मोड में। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसने ब्लड कहाँ पुश कर दिया, वेंट्रिकल में। तो अब वेंट्रिकल में क्या मोड आ जाएगा, सिस्टोल, और ऑरिकल क्या मोड में आ जाएगा, डायस्टोल, यानी कि रिलैक्सेशन मोड, क्योंकि अब उसमें ब्लड नहीं है। अब वेंट्रिकल में हाई प्रेशर बिल्ड होगा, मैंने बताया था यहाँ की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा होती है, ताकि क्योंकि बहुत फोर्स और ऑक्सीजन रिच ब्लड है और उसको ऊपर की तरफ पुश करना है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे ये मसल्स जो है एक प्रेशर बिल्ड करेगी और ये जो ब्लड है वो पुश होगा एओर्टा की तरफ। तो यहाँ पे अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसे हम सिस्टोल बोलेंगे। उसके बाद में जब ब्लड एओर्टा में चला जाएगा बेटा, ब्लड एओर्टा में चला जाएगा, उस टाइम में वेंट्रिकल खाली हो गया, यानी कि डायस्टोल पोजीशन में हो गया, ठीक है। जब वेंट्रिकल डायस्टोल पोजीशन में, उस टाइम में ऑरिकल हमेशा सिस्टोल पोजीशन में होता है, यानी कि उसमें ब्लड एंटर करता है। जब वेंट्रिकल डायस्टोल पोजीशन में है तो ऑरिकल कौन सी पोजीशन में होगा, सिस्टोल, यानी एक्टिव, और डायस्टोल में होता है रिलैक्स मोड, जब ब्लड नहीं होता है। इस तरह ये फंक्शन करता है, प्रेशर से ब्लड जाएगा और अकॉर्डिंग टू द वेन्स में जाएगा। ऐसे ही बेटा सेम राइट साइड में होता है, वेना कावा से ब्लड जो है वो एंटर करता है पहले राइट ऑरिकल में, जबकि जब ये राइट ऑरिकल में आ रहा है तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज सिस्टोल, बट उस टाइम में वेंट्रिकल एम्प्टी है इसलिए वो डायस्टोल बोला जाता है। बट वंस दैट ब्लड इज पोर, जब ये वॉल ट्राइकोप्सिड वॉल ओपन हो जाएगी एंड दैट ब्लड इज पोर इनटू वेंट्रिकल, पोर्ड इनटू वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑरिकल खाली हो गया और वेंट्रिकल फिल हो गया है ब्लड से, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, या ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है और CO2 की परसेंटेज ज़्यादा है। तो अगर हम बात करेंगे तो इस टाइम में वेंट्रिकल पोजीशन में है सिस्टोल के, एंड ऑरिकल में क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा तो वो पोजीशन में है डायस्टोल की। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि दोनों जो ऑरिकल है वो एक साथ ब्लड लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड। अगर मैं बात करूँ, यहाँ से भी ब्लड पोर इन हो रहा है, यहाँ से भी ब्लड पोर इन हो रहा है, यहाँ से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड। दोनों में क्या पोजीशन आ रहा है ऑरिकल में, सिस्टोल पोजीशन, ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है, सिस्टोल पोजीशन। अब क्या होगा, दोनों के वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड कहाँ पुश हो जाएगा, टुवर्ड्स द वेंट्रिकल साइड, है ना, टुवर्ड्स द वेंट्रिकल साइड, और वॉल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे।
तो इस टाइम में ऑरिकल्स क्या हो जाएंगे, डायस्टोल पोजीशन में, और क्योंकि ब्लड वेंट्रिकल में आ गया तो यहाँ पे हो जाएगी सिस्टोल पोजीशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन, क्योंकि अब इसे प्रेशर लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड को मूव करना है इनटू द नेक्स्ट लेवल। तो अगर मैं बात करूँ अब क्या होगा, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल पोजीशन है तो उस टाइम में ऑरिकल में कौन सी पोजीशन है, डायस्टोल। अब वेंट्रिकल से ब्लड जो है, वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पुश हो रहा है आर्टोआ में एंड पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये जो पोजीशन है ब्लड की, जब यहाँ पे वेंट्रिकल्स स्क्वीज हो रहे हैं और साइमल्टेनियस पोजीशन हो रही है ब्लड के आने की और ब्लड के जाने की, इसमें क्या होता है, पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड पुश होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और इसी को हम एक हार्ट बीट बोलते हैं। इसी को बेटा एक हार्ट बीट बोलते हैं, जो कि सिस्टोल और डायस्टोलिक मूवमेंट पे डिपेंड होती है। अब ये मूवमेंट करने के लिए इसे जो मसल्स है उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की नीड पड़ती है, जो कि ये साइनोएट्रियल नोड यानी कि एसए नोड एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजता है, जिसकी वजह से करंट क्रिएट होता है इन एवी नोड, जो कि बंडल ऑफ हिस एंड पकिंजी फाइबर को मैसेज भेजता है कि आपको अब करंट प्रोड्यूस करना है ताकि आप सिस्टोल एंड डायस्टोल मूवमेंट को जनरेट कर सके। ये जो जनरेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट होता है थ्रू एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पकिंजी फाइबर, इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, making the pressure and movement of blood from one level to another level. Thus this is called as one heartbeat. अगर आपको पता होगा ओपन हार्ट सर्जरी यानी जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है एक सर्टन एज के बाद में, उसमें क्या होता है, ये ऐसे नोड बेटा जिसे हम पेस मेकर भी बोलते हैं, ये वर्क करना बंद कर देता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेज नहीं पाता है। मैंने आपको पहले ही बोला है हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है क्योंकि ये ऑटो रेगुलेटेड होता है, इसका ब्रेन से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये सारी मसल्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये एसए नोड। अगर ये एसए नोड में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए और ये टाइम से इलेक्ट्रिक इम्पल्स ना भेज पाए एक अपनी स्पीड से, या एक अपना जो उसका क्राइटेरिया है 72-75 टाइम्स जो मोमेंट है उसका पर मिनट में, अगर वो जनरेट ना कर पाए, उस टाइम में क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल ऐसे नोड को जो है हार्ट को ओपन किया जाता है और आर्टिफिशियल ऐसे पेस मेकर्स बनते हैं जिनको इसको रिमूव करके प्लेस किया जाता है, जिसे हम ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं। बेटा आपने एंजियोप्लास्टी के बारे में भी सुना होगा। ये होता है ना, नसें ब्लॉक हो गई, आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, उनमें कोलेस्ट्रॉल की लेयर आ गई, तो क्या होता है कभी कभी ये जो अओर्टा है इनमें कोलेस्ट्रॉल की लेयर भर जाती है और आपका ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ये पुश नहीं हो पाता है आर्टरी से। तो क्या करा जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और इनको धक्का मार के ये जो ग्लोब्यूल्स है कोलेस्ट्रॉल के, इनको निकाला जाता है। इसे एंजियोप्लास्टी बोलते हैं बेटा। ये एक हार्ट का प्रॉब्लम होता है जो एक सर्टन एज के बाद आना शुरू हो जाता है। जब अगर हम बात कर रहे हैं हार्ट का जो फंक्शनिंग है, जो 100% फंक्शनिंग है वो इन्फेंट्स में होता है, बट एज यू ग्रो ओल्डर हार्ट की जो स्पीड है या रेट ऑफ फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, ब्लड आपका थिकन होना चालू हो जाता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो ये ब्लड को प्रेशर बनाना डिफ़िकल्ट होता है और ब्लड मूव होने में डिफ़िकल्टी लाता है। उस टाइम में कुछ बीमारियां बॉडी में आ जाती है हार्ट से रिलेटेड, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज है, एंजाइना है, हार्ट फेलियर है। जिस हार्ट फेलियर बेटा वो कंडीशन होती है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी सिस्टोल और डायस्टोल मूवमेंट टोटली स्टॉप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। दिस वे योर हार्ट वर्क्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड